तो गाइस वेलकम बैक। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आपका सेकंड जो पार्ट है हमारा, जिसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग एक पार्ट निपटा चुके हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। अभी हम लोग क्या निपटा रहे हैं सर? अभी हम लोग निपटा रहे हैं सेकेंड पार्ट एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस। ठीक है, होप सो मेरी पिक्चर क्लियर दिख रही है। हाँ, ओके। सो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, CSR। सर इतना तो ये मतलब भारी तो है नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे यार देखो, मतलब ना इसके ऊपर लास्ट कोरोना के बाद के जो अटेम्प्ट थे ना, उसमें इंस्टीट्यूट इतना खुश होके क्वेश्चन दिया है ना। मजे ही मजा, मजे ही मजा। लॉ नहीं तो ऑडिट, ऑडिट नहीं तो लॉ, किधर तो भी पे लो CSR को। उनका सिद्धांत ये था। एंड तो अपने को भी अच्छे से पढ़ना है सर, CSR होता क्या है। CSR मतलब, जब कंपनी ना, इन जनरल बता रहा हूँ, CSR मतलब इन इन जनरल आप ये समझ लो कि कंपनीज क्या होता है। कंपनीज की भी कुछ मैंडेटरी स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स होती है रिगार्डिंग सोसाइटी। समझो जैसे कि आज आज अगर कोई कंपनी है जो लमसम बेनिफिट प्रॉफिट कमा रही है, बिजनेस कर रही है, तो जिस जगह पे कर रही है, कहीं ना कहीं उसको पोल्यूट कर रही होगी। चलो पोल्यूट नहीं भी कर रही होगी, सच मान लेते, तो भी कुछ ना कुछ तो होगा। तो यू हैव अदर, अगर आपकी बाकी सारी चीजें हैं तो यू हैव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, कि सोसाइटी के लिए भी कुछ करो। वाई? बिकॉज वी आर, वैसे भी हम लोग तो बहुत मिक्स वाली कंट्री है ना, तो सोशलिज्म हमारे अंदर तो कुट कुट के भरा है। ठीक है, तो वी वांट कंपनीज को कि वो मैंडेटरी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा, एक छोटू सा हिस्सा, जो कि कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता है, वो सोसाइटी एट लार्ज के लिए खर्चा करे, एक्सपेंड करे, है ना। तो उसके लिए हम लोगों ने CSR लाया। CSR मतलब कंपनी जो, अब हमने उसको क्या दे दिया, स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन का रूप दे दिया। मतलब कंपनी को मैंडेटरीली CSR के अंदर में कोई एक्टिविटी करनी है जिसमें उसको खर्चा करना है। तो सर ये कौन सी कंपनीज को मैंडेटरी है? ज्यादा मैं डेप्थ में नहीं जाते हुए तुमको यहाँ से बता दूं, मतलब ज्यादा जनरल नहीं होते, डायरेक्टली आ जाओ। एप्लीकेबिलिटी है सेक्शन 135 में, बोलते हैं हर कंपनी। सर पब्लिक, प्राइवेट, लिस्टेड, अनलिस्टेड, सेक्शन एट, ऐसा कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है? एवरी कंपनी जिसका नेटवर्थ, टर्नओवर और नेट प्रॉफिट, बोले नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा, और नेट प्रॉफिट 5 CR और उससे ज्यादा, तीनों में से कोई भी एक चीज को अगर आपने छू लिया, ठीक है, तो इस साल आपको क्या फॉलो करना है? CSR की गाइडलाइन, CSR की कमिटी बनानी है, और वो कमिटी ही आपका पूरा खर्चा देखती है। ठीक है, तो ये तो उन्होंने बताया। इसके अलावा हर कंपनी इंक्लूडिंग होल्डिंग और सब्सिडरी एंड अ फॉरेन कंपनी जिसकी ब्रांच ऑफिस है, प्रोजेक्ट ऑफिस है इंडिया में, जो ऊपर लिखा हुआ क्राइटेरिया फुलफिल करी, उसको भी फॉलो करना है 135। मतलब कोई भी कंपनी, तो होल्डिंग है, सब्सिडरी, फॉरेन कंपनी, नो मैटर। ठीक है, इसकी ब्रांचेस वांचेस है यहाँ पे, और अगर आपने 135 500 1005 में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल किया, मैंडेटरी तेरे ऊपर लग जाएगा। फिर बोले सर ये जो आपने लिखा ना फर्दर, डेट अ कंपनी हैविंग एनी अमाउंट इन अनस्पेंड CSR अकाउंट, आई थिंक जिन्होंने एक बार पढ़ रखा है, ठीक है, उनको पता होगा कि व्हाट इज अनस्पेंड CSR अकाउंट। इसमें अमाउंट तो रहता है, पैसा रहता है। कौन सा सर? समझो जैसे कि मेरे को कोई अमाउंट स्पेंड करना था, मैंने अभी पूरा नहीं किया है, 100 करोड़ करना था, मैंने 99 करोड़ किया है, 1 करोड़ रुपए बचा हुआ है। ठीक है, तो अगर मेरा अनस्पेंड CSR अकाउंट में कोई पैसा बढ़ा है, तो तब तक वो कमिटी जिंदा रहेगी। ठीक है, आपको CSR कमेटी की ऑब्लिगेशन तब तक फुलफिल करनी है। बस यही है। इसके अलावा क्या इसके प्रोविजन, CSR कंपनी के प्रोविजन, CSR के प्रोविजन सेक्शन 8 को लगते हैं? यस। मैं सच बता रहा हूँ तुमको, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। कई सारे बच्चे मतलब सोचते ही नहीं कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जनरली अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे, लिस्टेड अनलिस्टेड और ये सब चीजों के सेंस में हम लोग इसको ज्यादा पढ़ते थे। लेकिन सेक्शन 135 में जो बातें बताई गई है, वो लिस्टेड अनलिस्टेड नहीं बोला, एवरी कंपनी जो उसमें कवर हो गई, जिसका वो क्राइटेरिया फुलफिल हो, उसके ऊपर भी लगेगा। सर अभी जो कमेटी बनाएंगे इसमें कौन होगा? तो कमेटी में डायरेक्टर्स होंगे। तो बोर्ड के 3 या उससे ज्यादा डायरेक्टर होंगे, और अगर आपकी कंपनी में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपकी कमेटी में होगा। मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट अगर आपकी कंपनी पे लगता है, हर कंपनी में नहीं लगता है, उसकी भी एक अलग लिमिट है। ठीक है, तो वो लिमिट ही अलग है। समझ लो वहाँ पे 10 100 50 हम लोग ऐसा कैपिटल, टर्नओवर, बोरोइंग वोरोइंग ये सब देखते हैं, वो अभी तुम्हारे को नहीं है। तो अगर आपको लगता है तो आपको वो रखना है, प्रोवाइडेड अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उस थ्रेशोल्ड में नहीं आती होगी या उनको नहीं है नीड,
तो फिर सीएसआर कमेटी में केवल 2 या उसके ज्यादा डायरेक्टर भी होंगे तो भी चलेगा। अब प्राइवेट कंपनी में जनरली कितने डायरेक्टर होते हैं? केवल 2, और उसके ऊपर अगर सीएसआर लग रहा है तो उसमें तो 3 वाला क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं हो सकता ना सर। तो फिर लॉ क्या बोलता है? ठीक है ना, फिर आप केवल उन 2 डायरेक्टर के साथ ही कंपनी बनाने हैं। और अगर फॉरेन कंपनी है तो उसमें क्या होगा, कम से कम 2 पर्सन होंगे, लेकिन उसमें भी कम से कम 1 पर्सन तो क्या होना चाहिए, जो वन सेक्शन 381D में बताया गया है। ठीक है, और दूसरा फॉरेन कंपनी खुद नॉमिनेट करेगी। रेसिडेंट समझते हो? कोई बंदा यहाँ का भी तो होना चाहिए। फिर क्या लिखा है सर, किसको सीएसआर की कमेटी नहीं बनानी है? तो लिखा है वेयर द अमाउंट टू बी स्पेंड बाय द कंपनी डज नॉट एक्सीड 50 लाख। अगर आप जो खर्चा करने वाले हो 50 लाख से कम का है, मतलब समझो यहाँ पे क्या हम लोग ये पढ़ेंगे कि 2% ऑफ योर, एक प्रॉफिट समझ लो, एक प्रॉफिट का जो पोर्शन हम लोग निकालते हैं वो 2% का पोर्शन निकालते हैं। वो जो पोर्शन आ रहा है, जितना खर्चा करना बन रहा है, अगर वो 50 लाख से कम का खर्चा हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो बोलते कमेटी बनाने की क्या जरूरत है अलग से? आप क्या करो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही है, वो खुद ही कवर कर लेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो वो हो जाएगा यहाँ पे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही वो फंक्शंस को डिस्चार्ज कर देंगे। इसके बाद क्या है सर, ड्यूटीज ऑफ सीएसआर कमेटी आ सकते हैं कि सर? फॉर श्योर आ सकता है। क्या ड्यूटीज है सर? पहले तो उनको सीएसआर की पॉलिसी बनाना है, ठीक है, फॉर्मुलेट करनी है, रिकमेंड टू दी बोर्ड, बना के किसको देनी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। ठीक है, जो कि क्या होगी, ऐसी एक्टिविटीज जो हम लोग करने वाले हैं। इसके अलावा रिकमेंड करने की, इस साल कितना खर्चा करना है कौन सी एक्टिविटी में। इसके अलावा सीएसआर पॉलिसी जो बनाए उसको मॉनिटर करते रहो, सही से फॉलो हो रही है कि नहीं, कुछ चेंजेस की नीड है क्या टाइम टू टाइम। इसके अलावा जो सीएसआर कमेटी है वो फॉर्मुलेट और रिकमेंड करेगी किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। क्या? एनुअल एक्शन प्लान, साल भर का, किसके रिगार्डिंग? विद रिस्पेक्ट टू सीएसआर पॉलिसी। और क्या क्या इंक्लूड होगा सर इसमें? द लिस्ट ऑफ सीएसआर प्रोजेक्ट और प्रोग्राम, जो कहाँ बताया गया? शेड्यूल 7 में। अब तुमको मैं एक चीज बताऊंगा, जैसे 7 शेड्यूल्स पढ़ते हो ना कंपनीज एक्ट में, उसका जो शेड्यूल 7 है वो बताते ही क्या है सर, ये कि सीएसआर के कौन से प्रोजेक्ट प्रोग्राम जो कंपनी कर सकती है। सर कोई भी काम कर सकती है, जैसे समझो हंगर, पावर्टी, ये सब कवर्ड है वहाँ। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी चीज जो यहाँ पे नहीं लिखी, मतलब वही काम आप कर सकते हो, अंडरटेक कर सकते हो जो कहाँ डिफाइंड है? शेड्यूल 7 में। ठीक है, इसके अलावा कैसे मैनर एग्जीक्यूट करोगे, है ना, पैसे को कैसे यूटिलाइज करोगे, उसके मंडालिटीज, उसका इम्प्लीमेंटेशन, ये सब कुछ देखना। मॉनिटर रिपोर्ट करना, मैकेनिज्म फॉर द प्रोजेक्ट्स एंड द प्रोग्राम्स, और डिटेल्स ऑफ द नीड एंड इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, अभी इसी के ऊपर इस बार क्वेश्चन आया था, इम्पैक्ट असेसमेंट के ऊपर। फिर क्या सर, प्रोवाइडेड एट द बोर्ड में अल्टर सच प्लान एनी टाइम। अच्छा, ऑफ कोर्स अब इनको जैसा लग रहा है वो चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई काम करेगा सर, उतना बड़ा भारी काम करनी। फिर क्या आता है सर, ड्यूटीज ऑफ बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू सीएसआर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या ड्यूटीज है सीएसआर की रिगार्डिंग? समझो, तो लिखा है बोर्ड शेल सीएसआर पॉलिसी अप्रूव करेगा, जो रिकमेंड कौन करा होगा? कमिटी, है ना, और कंपनी की वेबसाइट में डालेगा। इसके अलावा इंश्योर करेगा जो भी एक्टिविटीज कंडक्ट हो रही है सीएसआर प्रोजेक्ट के अंदर में, वो कंपनी सही में, मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट आपने लिख दिया नाम के लिए, आप लोग उसको प्रॉपरली फॉलो भी कर रहे हो। दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट। अभी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, सर कितना अमाउंट सीएसआर के लिए खर्चा करना है? तो बोल रहा है बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी जिसके ऊपर ये लग रहा है उसको कम से कम 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट, कितने साल का? 3 साल का, पिछले 3 साल का। ठीक है, एवरेज नेट प्रॉफिट निकाल लो, उसका 2% इस साल खर्चा करो, अगर आपके ऊपर सीएसआर की ऑब्लिगेशन लग रही है। तो सर मैं सीएसआर में एंटर कब करता हूँ? मैंडेटरी कब हो जाता है? जब वो 135(1) वाली लिमिट जो है ना, मतलब वो 500, 1005 वाली, वो लग गई। लगने के बाद अब आपको क्या देखना है? पिछले 3 सालों का जो भी एवरेज आ रहा है उसका 2% इस साल खर्चा करना है। तो अगर सर कंपनी को 3 साल नहीं हुआ जिंदा हुए, तो जितने साल हुए उतने साल का। इसके अलावा कंपनी किसको प्रेफरेंस देगी? सबसे इंपॉर्टेंट लोकल एरिया। कोई क्लैरिफिकेशन आया था यहाँ पे, उन्होंने बताया था कि आप जो खर्चा करोगे कोशिश करो कि कहाँ पे खर्चा करो? लोकल एरिया में। ठीक है, या ऐसे एरिया जहाँ पे कंपनी ऑपरेट करती है, क्योंकि आप वहीं पे नुकसान पहुंचाए होंगे, तो वहाँ की वेलबींग के लिए काम करो इन जनरल। तो सर मतलब मैं अगर समझो एग्जाम्पल के तौर पे मैं मुंबई में रहता हूँ, तो क्या मेरे को मुंबई में ही खर्चा करना है? कोशिश यही करनी है। तो सर मैं दिल्ली जाके खर्चा नहीं कर सकता? देखो, इंडिया में आप कहीं पे भी कर सकते हो सर, इंडिया के बाहर बिल्कुल नहीं भाई। इंडिया में क्या कमी है क्या खराब चीजों की? उसको अच्छा करो ना, अच्छी चीजों में वर्क करो ना। इंडिया के बाहर क्यों करना है? इंडिया के बाहर अलाउड नहीं है। अच्छा, इसके अलावा क्या लिखा है? बोर्ड इंश्योर करेगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो रहा है वो ओवरऑल सीएसआर एक्सपेंडिचर के 5% के ऊपर नहीं जा रहे, तो ये लिमिट याद रखना। सर इसके अलावा कुछ और? हाँ, अभी समझो कंपनी को 2% खर्चा करना था, अगर कंपनी नहीं कर पाई तो इसके 2 इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको भी अच्छे से याद रखना। सबसे पहले या तो ये होगा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं होगा। सर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट क्या होता है? सर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मतलब समझो कोई बड़ा भारी प्रोजेक्ट हम लोगों ने अंडरटेक किया अंडर एवर सीएसआर प्रोजेक्ट। जैसे कि हम लोगों ने बोला यार, हम लोगों की ना लोगों को एजुकेट करेंगे, स्किल देंगे, कोई तो भी स्किल बेस्ड प्रोग्राम चला रहे। अब जरूरी नहीं कि एरिया, एक लोकेलिटी के लिए अगर हम लोग ये सब चीजें कर रहे हैं, कुछ क्लास ऑफ पीपल्स के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो
एक आध साल में वो कंप्लीट हो जाए, तो सम टाइम इट टेक टाइम्स। तो जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं दे आर नोन एज ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। तो सर ये बड़े प्रोजेक्ट कितने साल का हो सकता है मैक्सिमम, कोई टाइम लिमिट गवर्नमेंट ने बताई क्या? हाँ, उन्होंने बोला है ऑन गोइंग प्रोजेक्ट मैक्सिमम कितने साल का होगा, 3 साल का। जैसे ये साल है, इसके अलावा ये साल खत्म हुआ, जिस साल खर्चा, इसके अलावा 3 साल रहेंगे। तो 3 साल के अंदर में आपको पूरा पैसा खर्चा करना है जो आप बोल रहे हो। कि जैसे आप स्किल बेस्ड एजुकेशन देने वाले हो कोई पर्टिकुलर चीज के लिए, एक लोकेलिटी के लोगों की, गांव के लोगों को या शहर के लोगों को, वट एवर, ठीक है, किसी को भी अगर आप ऐसे स्किल प्रोग्राम चला रहे हो तो यू नीड टू कंप्लीट इट बाय द एंड ऑफ द 3 इयर्स। और डजेंट हैव एन ऑनगोइंग सीएसआर प्रोजेक्ट, मतलब जो इस साल का इसी साल है, फिर अगर पैसा बच गया तो क्या होगा? मतलब अगर आपने समझो मेरा ना ऑनगोइंग प्रोग्राम नहीं था, मेरा इसी साल का प्रोग्राम था, इस साल मेरे को एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि ना 1 CR खर्चा करना था, मैंने 90 लाख खर्चा कर दिया, 10 लाख रुपए अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, तो क्या होगा सर? तो क्या बोलते हैं सर, ये बोल रहा है कि बोर्ड शैल डिस्क्लोज द रीजन फॉर नॉट स्पेंडिंग एंड सच अनस्पेंड अमाउंट को ट्रांसफर कर देना एक फंड के अंदर में, जो शेड्यूल 7 के अंदर बताया। कितने महीने के अंदर सर? 6 महीने के अंदर। समझ में आ रहा है? 6 महीने के अंदर आपको एक फंड में डाल देना। सर ये फंड क्या है? तुम लोगों ने उसका नाम सुना है? नमामि गंगे फंड, क्लीन गंगा फंड, या डिफेंस फंड्स होते हैं, या सबसे अच्छा पीएम केयर फंड कोरोना के टाइम पे आया था। तो दीज आर ऑल कवर अंडर सीएसआर के फंड्स। तो अगर आप इन फंड्स के अंदर पैसा डालोगे तो वो भी मान लेगा कि आपने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर ली। समझ में आया क्या? काम खत्म। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या, 6 महीने के अंदर डाल ही देना है। फिर वो सर लेकिन मेरा ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है तो मेरे को कितने साल में खर्चा करना है? 3 साल में। अच्छा सर समझो मैं 3 साल में खर्चा करना था, मैंने कर लिया जितना हुआ, फिर भी मेरा एग्जाम्पल के तौर पे यही समझो मेरा 10 लाख रुपए बच गया तीसरे साल, तो क्या होगा? तो बोला अगर तुम्हारा ऐसा है कि अनस्पेंड अमाउंट उसको ट्रांसफर करने किसमें, अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में, कौन से, तो उसके लिए आपको एक अकाउंट खोलना है शेड्यूल बैंक में, एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना है। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर, और उसको ट्रांसफर कर देना। मतलब ये बोल रहा है अगर आपका 3 साल के लिए आपका वो है, ठीक है, जैसे समझो मेरा पहला साल है, मतलब बी मैंने इसी साल के लिए रखा है, इस साल मैंने जितना खर्चा मेरे अंदर कर दिया, इसके बाद मेरे को 3 साल में करना है, तो पहले जितना अमाउंट अनस्पेंड है उसको कहाँ पे, अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट के अंदर डाल दूंगा 30 दिन के अंदर, जिस साल ये साल खत्म हुआ। उसके बाद इसको कितने साल तक रखूंगा? 3 साल, मतलब 3 साल में खर्चा करना है, विद इन द ट्रांसफर से 3 साल के अंदर खर्चा करना है। अगर नहीं कर पाया तो अगले 30 दिन, जहां से वो 3 साल खत्म हुआ उसके 30 दिन के बाद कहाँ ट्रांसफर कर देना? फंड में। कौन सा फंड सर? यही वाला शेड्यूल 7 वाला फंड, पता है ना, नमामि गंगे फंड, क्लीन गंगा फंड, क्लीन गंगा रिवर फंड वाला जो है, और पीएम केयर फंड, ये सब फंड्स है, मैं बताऊंगा आगे। इसके अलावा सर अगर कंपनी नहीं डाली तो पेनल्टी भुगतो। तो कितना सर? जितना अमाउंट डालना था उतना, या 1 करोड़, मतलब सर फिर अमाउंट नहीं डालना, रहे अमाउंट तो डालना ही पड़ेगा ब्रो। व्हाट जैसे जब तेरे ऊपर पेनल्टी अलग लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा है कि समय पे ट्रांसफर कर दो, और ऑफिसर जिसको लाइबिलिटी, मतलब जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसकी ये लाइबिलिटी रहेगी। फिर क्या सर सेट ऑन सेट ऑफ बताओगे क्या? अरे भाई मैं टैक्स थोड़ी नहीं बढ़ा रहा हूँ, वही तो सर, आप टैक्स नहीं बढ़ा रहे तब सेट ऑन सेट ऑफ क्यों बताओगे? ये वाला सेट ऑन सेट ऑफ पूरा नहीं है जो आप इनकम टैक्स वगैरह में पढ़ते हो, ये दूसरा है। व्हाट इट टॉक्स अबाउट सर की सेट ऑफ एक्सेस अमाउंट। समझो ऐसा हुआ कि कभी किसी साल, जैसे इस साल समझो मेरे को ना मेरी ऑब्लिगेशन आ रही थी एग्जाम्पल के तौर पे 80 लाख रुपए, लेकिन मैंने 1 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया इस साल, तो मैंने मेरी ऑब्लिगेशन से ज्यादा खर्चा कर दिया। तो ये जो मैंने 20 लाख एक्स्ट्रा खर्चा किया है, तो क्या मैं अगले आने वाले सालों में, जिस साल मेरे पास प्रॉफिट नहीं होगा या मेरी, मैं उसको सेट ऑफ कर सकते हो गया? तो लेकिन कंपनी ने अगर स्पेंड कर दिया कोई अमाउंट जो उसकी रिक्वायरमेंट से एक्सेस है, जितना उसको बोला गया था उससे ज्यादा ही वो अगर कर दी तो कर दी, कोई दिक्कत नहीं है ना, एज पर दी रिक्वायरमेंट। तो बोलेगा ना टू स्पेंड अप टू द इमीडिएट सक्सीडिंग 3 फाइनेंशियल सब्जेक्ट टू द कंडीशन, तो आप इसको 3 साल के अंदर में क्या कर सकते हो? सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, कौन सा? सब्जेक्ट टू कंडीशन, जो एक्सेस अमाउंट अवेलेबल है सेट ऑफ के लिए, उसमें क्या नहीं इंपॉर्टेंट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, सरप्लस नहीं आएगा। समझो, मतलब शेल नॉट इंक्लूड दिस सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ सीएसआर एक्टिविटी। तो जो हम लोग को सीएसआर एक्टिविटी से सरप्लस आता है ना, कोई पैसा बच जाता है, कुछ बेनिफिट हो जाता है हमको, समझ में आ रहा है? या जैसे हम लोग समझो कोई प्रोजेक्ट चला रहे थे तो हम लोगों ने वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमारे पास उसकी कोई चीज़ें बच गई, कोई मशीन या कुछ स्क्रैप या कुछ ऐसी चीज़ें बच गई, उसको हम लोगों ने बेच दिया, जो पैसा है दैट इज सरप्लस। तो वो हम लोग इसका पार्ट नहीं करेंगे, उससे सेट ऑफ उसको फिर या तो फंड में डाल दो या उसी एक्टिविटी में यूज कर लो। फिर है द बोर्ड शेल पास दी रिजोल्यूशन टू देयर इफेक्ट। ऑफ कोर्स सरप्लस जो कि आ रहा है सीएसआर एक्टिविटी से, वो कहीं से भी बिजनेस का पार्ट नहीं होगा, बिजनेस प्रॉफिट में वापस नहीं जाएगा कि सरप्लस हो गया तो चलो बिजनेस की प्रॉफिट में डाल दो, नहीं। क्या करना है उसको, या तो सेम प्रोजेक्ट में प्लग बैक करना है, या सिंपल सीधा सा अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में डाल दो, या शेड्यूल 7 के कोई फंड में डाल दो। मतलब आप उसको अपना प्रॉफिट ऑफिस में, एक बार अगर आपने उसको निकाल दिया ना अपने प्रॉफिट से, तो वापस उसको प्रॉफिट में मत डालना बचा कचा। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपको करना है। सर क्वेश्चन आ सकता है, मैंने जो बताया आया ना सबको समझ में? नहीं आया तो एक बार वापस से पीछे जाके बोलो, मतलब उसको जाके देखो, और नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना और मैं बता दूंगा। होप तो सबको आ गया है।
ठीक है, और बताओ सर। फिर मैनर ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सीएसआर पॉलिसी किसके थ्रू करते हैं सर? अब ये एकदम ईजी है। सीएसआर या तो कंपनी खुद से कर सकती है या किसी और की हेल्प ले सकती है। किसकी? कोई चैरिटेबल एंटिटी की जो किस तौर पर रजिस्टर्ड है, या तो सेक्शनर कंपनी या कोई पब्लिक ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसाइटी के तौर पे। ठीक है, इसके अलावा कोई गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश एजेंसी उनके थ्रू। एग्जाम्पल के तौर पर समझो ना, जैसे कि अगर आज समझो मेरी कंपनी है, हमारी कंपनी है रमसूट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो अगर आज हमको सीएसआर करना है और वी आर लाइक कि हमारे पास कोई व्हाट वी से रिसोर्स अवेलेबल नहीं है या कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है या लोगों से कोई ऐसा वो अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग खुद से अगर नहीं कर पा रहे तो हम लोग इन लोगों की हेल्प ले सकते हैं, इनके थ्रू करा सकते हैं, या कोई और स्टेचुटरी एंटिटी, ठीक है, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेशन में बनी उनके थ्रू करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन या कोई और चैरिटेबल एंटिटी जिसको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होगा यही सिमिलर एक्टिविटी करने का, तो उनके थ्रू हम लोग ये काम करा सकते हैं। मतलब कंपनी खुद अपनी एक सेक्शनेट कंपनी बना के भी कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आज आरआईएल को करना है तो वो अपनी क्या बना देगी? रिलायंस फाउंडेशन बना के कर सकती है, टाटा टाटा ट्रस्ट बना के कर सकती है। एंटिटी, एवरी एंटिटी जो इसके अंदर कवर्ड है, जो सीएसआर एक्टिविटी करना चाह रही है एक्चुअली उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन फाइल करेगी, क्या ले लेना है? सीएसआर 1। मतलब जिस कंपनी, जिस बॉडी कॉर्पोरेट, जिस भी एसोसिएशन, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप सीएसआर की एक्टिविटीज को अंडरटेक करने वाले हो, तो उसके पास क्या होना चाहिए? सीएसआर 1 के थ्रू सीएसआर नंबर होना चाहिए। तो आप जब ये फाइल करोगे तो किससे वो करवाओगे? सीएसीएससीएम में। देखो यहाँ आ गया तुम्हारे लिए पैसा, तो सीएसीएससीएम इन प्रैक्टिस से आप उसको वेरीफाई करवाओगे डिजिटली, और वो लोग बताएंगे कि सारी सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स है सब सही हो रही है, तो आपको नया नंबर क्या दे देगा? सीएसआर का रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगा। ठीक है, फिर लिखा सर कंपनी में एंगेज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा समझो अगर आप कोई बड़ा भारी प्रोजेक्ट करो जिसमें आपको किसकी हेल्प चाहिए? कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, तो उनकी भी आप ले सकते हो। किसके लिए? उसका प्लान बनाने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको एवेल्युएट करने के लिए, क्या प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स को। ठीक है, तो या कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर देयर ओन पर्सनल्स, मतलब हमारे अंडर के लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, स्किल देने के लिए कि वो बाकी बाहर जाके स्किल दे, सीएसआर करे। तो जैसे हम लोग कोई जापान की कंपनी, जापान की टेक्नोलॉजी का हेल्प लेने के लिए जापान की कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को बुला रही, तो वी कैन कॉल, वी कैन हेल्प, टेक हेल्प, है ना। और ओनर्स टू इंश्योर एप्लीकेशन फंड लाइज ऑन दी बोर्ड, ये क्या? बोर्ड ऑफ द कंपनी शैल सर्टिफाई इटसेल्फ कि जो भी फंड्स हम लोग डिसबर्स कर रही है वो प्रॉपरली कहाँ यूटिलाइज हो रहा है? उसी पर्पज के लिए जो अप्रूव किया गया है। मतलब ऐसा नहीं हम लोग कुछ दिखा रहे हैं और कुछ और खर्चा करें। एक्चुअली क्या होता है बताइए क्या? लॉ को फॉलो करना पड़ता है लेटर स्पिरिट में। लेटर क्या है, जैसा लिखा है बस लॉ को वैसा फॉलो करके दिखा दे रहे, स्पिरिट मन से और इच्छा से नहीं कर रही है। समझ में? कई लोग क्या करते हैं बताइए क्या? सीएसआर में पैसा इधर दिखाते हैं और उसको बैक करके अपने पास ले लेते हैं। जैसे मेरे को 1 करोड़ रुपए खर्चा करना है, मैंने 10-20 लाख रुपए खर्चा किया और बाकी का पैसा इधर उधर से ब्लैक में दिखा, कोई चेक करने थोड़ी ना आ रहे एज सच। तो इसलिए आपको मन से अच्छे से करना है, तो ये ओनस है आपके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। नेक्स्ट क्या है सर इंपॉर्टेंट? सीएसआर रिपोर्ट। रूल 8 क्या बोलते हैं सर? ये बोलते हैं बोर्ड रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी। ऑफकोर्स अभी बोर्ड रिपोर्ट में पढ़े थे कि आप उसके बारे में बताओगे कि आप जो एनुअल रिपोर्ट में सीएसआर के ऊपर आपने क्या किया है। इसके बाद फॉरेन कंपनी जो बैलेंस शीट होगी उसमें एनुअल रिपोर्ट होगा सीएसआर के ऊपर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर? अभी इसमें क्वेश्चन आया था, आई थिंक जनवरी में तुमने इसमें क्वेश्चन देखा होगा जितना मेरे को याद आ रहा है। हाँ, इम्पैक्ट असेसमेंट। तो क्या लिखा है सर? एवरी कंपनी जिसका एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन कितना आ रहा है? 10 CR या मोर पिछले 3 साल में, अगर उसने इतना खर्चा किया, मतलब समझो एवरेजली अपने पिछले 3 साल में मिला के 10 करोड़ या उसके ऊपर का अगर एवरेज ऑब्लिगेशन आया, आपने सीएसआर में खर्चा कर रखा है, ठीक है, तो आपको आपके उस कुछ प्रोजेक्ट्स का क्या कराना पड़ेगा? इम्पैक्ट असेसमेंट। सर ये होता क्या, ये तो बताओ। इम्पैक्ट मतलब समझते हो कि आपने इम्पैक्ट क्या क्रिएट किया एग्जाम्पल के? तो असेस करना मतलब चेक करना, वेरीफाई करना, एग्जामिन करना। ये क्या बोलना चाह रहे हैं सर? अगर आपने सर समझो आपने लाखों करोड़ रुपए खर्चा कर दिए कहीं पे, किसी एरिया को, किसी चीज को डेवलप करने में, किसी को स्किल बेस्ड मतलब आपने प्रोग्राम चला, कुछ भी किया, तो भाई उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है कि नहीं? कुछ वर्थ हुआ कि नहीं हुआ? नहीं तो ऐसा तो नहीं आप केवल पैसा बहाते जा रहे हो। तो बोल रहे हैं, अगर आपने 10 CR या उसके ऊपर का खर्चा दिखाया है सीएसआर में, मतलब अगर आपने उतना खर्चा किया है पिछले 3 साल में, ठीक है, तो आपको अपना उस प्रोजेक्ट का क्या कराना पड़ेगा? इम्पैक्ट असेसमेंट। कौन से प्रोजेक्ट का जहां कम से कम कितना खर्चा हो चुका है? 1 CR। सर ये 10 CR 1 CR क्या बोल रहे हो? वापस समझो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपने कंपनी ने पिछले 3 सालों में ओवरऑल एवरेज खर्चा कितना किया है? 10 CR या उसके ऊपर का, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा? इम्पैक्ट असेसमेंट। तो सर कौन से प्रोजेक्ट, कौन से प्रोग्राम, कौन सी चीजों का इम्पैक्ट असेसमेंट कराना है? वैसी जगह, वैसे प्रोग्राम, वैसे प्रोजेक्ट का जहां आपने कम से कम कितना खर्चा किया है? 1 CR या उसके ऊपर का। समझ में आ रहा है? और उनको कम से कम, ये जब इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी आप करवा रहे हो तो कम से कम 1 साल हो गया कंप्लीट हुए, तभी तो आप देखोगे ना। मेरी बात समझो, अगर आज आप पेड़ लगाओ, मतलब एक प्लांट लगाओगे, सीड डालोगे और कल आके चेक करोगे कि ये पेड़ बन गया, कि नहीं होता है ना। इट विल टेक टाइम, वो धीरे 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 करके अपने एक वो फाइनल होगा। तो बस ये भी वही बोलना चाह रहे हैं कि कम से कम 1 साल तो हो, तब तो इम्पैक्ट पता चलेगा कि हाँ यार हमने जो खर्चा किया उसका कुछ निकल के आ रहा है।
फिर सर इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट भी आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने पेश करनी है और एनुअल रिपोर्ट में आएगी, वो उसके साथ नेक्स्ट रहेगी। इसके अलावा सर ये अच्छा पॉइंट है, इसके ऊपर रिसेंट में 22 में आई थिंक अमेंडमेंट आया था, 21 में आई थिंक अमेंडमेंट, या 22 में अमेंडमेंट आया था कि भाई कंपनी जो इम्पैक्ट असेसमेंट कर रही है वो कितना एक्सपेंडिचर बुक करेगी सीएसआर में उस फाइनेंशियल ईयर का, जो 2% shall not exceed 2% of the total CSR expenditure या 50 लाख विच एवर इज हायर। ये याद रखना, प्लीज 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 याद रखना, ठीक है। 2% या 50 लाख विच एवर इज हायर, 2% ऑफ द टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर या 50 लाख उसके ऊपर का बुक, मतलब हायर उतना आपको अलाउ किया है। फिर क्या लिखा है सर, अब ये फालतू की बात है सर, कौन सी एक्टिविटी शेड्यूल 7 में बताइए, इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे, एकदम ऊपर ऊपर से देखो। आप हंगर, पावर्टी, माल न्यूट्रिशन या हेल्थ केयर को प्रमोट कर रहे हो, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए काम कर रहे हो, सैनिटेशन के लिए काम कर रहे हो, समझ में आ रहा है, या कंट्रीब्यूशन दे रहे हो स्वच्छ भारत कोष में क्लीनलीनेस और ये सब के लिए, तो आप इसके लिए काम कर रहे हो तो अच्छी बात है, अलाउड है, ये काम कर सकते हो सीएसआर के अंदर। इसके अलावा आप एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स ट्रेनिंग, वुमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली पीपल्स के लिए, डिफरेंटली एबल्स के लिए आप प्रमोट कर रहे हो क्या, जेंडर इक्वालिटी, एम्पावरिंग वुमेन्स, ये सब कुछ, ठीक है। एक बार एक काम करो ना यार, ये 3-4 पॉइंट पढ़ लो ना, एकदम बेसिक है, एकदम आराम से अच्छे से पढ़ लो, मेरे ऊपर दिख रहा होगा तुमको यहाँ। पढ़ लिया क्या? ग्रेट। चलो, तो आ जाते हैं हम लोग, ये सब अगर आप करें तो बिंदास करो, बोलते कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोले सर, लेकिन इन चीज़ों को नहीं आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझो। ये बोले सर, अगर कोई कंपनी नॉर्मल जो धंधा करती है वो धंधे के तौर पे कोई खर्चा कर रही है तो उसको क्या दिखा सकते हैं क्या? नहीं, बोलते नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हमने कोई खर्चा किया, कोई एक्टिविटी अंडरटेक करी, उसको आप सीएसआर मत दिखाना ब्रो। इसके अलावा जब ये वाला साल चल रहा था ना, कोरोना आया था जब कोविड, तो कोविड के लिए अगर कोई कंपनी आर एंड डी के ऊपर कोई काम कर रही थी, कौन सा आर एंड डी, न्यू वैक्सीन बनाना, मेडिकल डिवाइसेस बनाना, ड्रग्स बनाना, जो भले उसका क्या होगा, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होगा, समझो जिसमें कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, मैं कोरोना की दवाई बनाने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए अगर खर्चा कर रहा हूँ तो चलेगा क्या? अरे लेकिन सर, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को अलाउ नहीं था, लेकिन इस टाइम के लिए अमेंडमेंट आया था, इसको अलाउ किया, और सही भी था ना, जेन्युइन था ना यार। उसका तो धंधा ही हो, किसी और को क्यों देगी, वो खुद ही उस पर रिसर्च करके बनाएगी ना, तो बिंदास अलाउड था। इसके अलावा सर, अगर आप इंडिया के बाहर जाके वो तो खर्चा करोगे, अरे पागल है क्या इंडिया में खर्चा करना, लेकिन एक ही जगह अलाउड है। समझो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं किसी स्पोर्ट्स पर्सनल को बाहर ट्रेनिंग करवा रहा हूँ जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, जो ट्रेनिंग जो लेवल की, ठीक है, तो उसके लिए अगर मैं कर रहा हूँ तो चलेगा। जो क्या करता है स्टेट लेवल पे, यूनियन टेरिटरी लेवल पे, या नेशनल लेवल पे हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, या इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करता है, तो उस बंदे का या उस उन लोगों का अगर मैं ट्रेनिंग के लिए कोई खर्चा कर रहा हूँ जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, जो इंडिया के बाहर ही होती है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, तो वहां पे अलाउड है इन जनरल। इसके अलावा कोई खर्चा बाहर करो और मैं बोल रहा हूँ यहाँ में सीएसआर दिखा रहा हूँ, नहीं भाई पागल है क्या, इंडिया को आगे बढ़ाओ, इंडिया में खर्चा करो। इसके अलावा मैं पॉलिटिकल पार्टी को दान दे रहा हूँ, नहीं चलेगा। अगर मैं अपने एम्प्लॉयज के भले के लिए कोई खर्चा कर रहा हूँ, नहीं चलेगा, ठीक है। मैं अगर कोई स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी कर रहा हूँ, खुद का एडवर्टाइज कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ, यानी कि मैं मार्केटिंग बेनिफिट ले रहा हूँ, नहीं चलेगा। इसके अलावा कोई और मेरी स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन थी, एग्जाम्पल समझो मेरे को स्टेज बोनस देना था एम्प्लॉयज को, मैं बोनस दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं तो गरीबों का भला करूँ, अरे पागल है क्या भाई, वो तेरी स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन होगी बोनस एक्ट के अंदर। इसके अलावा पेनल्टी सर, ये पेनल्टी लगी अगर आपने कुछ भी 3-5 किया तो छोटी सी पेनल्टी है, दे देना। नेक्स्ट आ जाओ, चलो अब इजी। अब क्या हो रहा है सर, 136 क्या बोलता है, ये बोलता है राइट ऑफ मेंबर्स टू गेट कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले सर इसके बारे में बताओ, तो क्या बोल रहे हैं सर, जो भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे, सीएफएस होगा और ऑडिट रिपोर्ट होगा या अदर डॉक्यूमेंट, ये सब किसको भेजा जाता है, डायरेक्टर्स को, सॉरी, मेंबर्स को, ट्रस्टी को, फ्रॉम डिवेंचर होल्डर्स और अदर पर्सन, समझ में आ रहा है, जो भी इसके अलावा बचेंगे, मतलब सारे मेंबर, सारे डिवेंचर होल्डर, ट्रस्टी और ये सब लोगों को भेजा जाता है, ठीक है। कि और कितने दिन पहले सर, 21 दिन पहले जनरल मीटिंग है सर, ये तो कहीं कहीं देखेला लग रहा है पॉइंट। अरे ऑफकोर्स तुम्हारा देखेला है, सुनेला है, सब कुछ किएला है, कैसे सर? क्योंकि देखो अपन लोगों ने पढ़ा था ना, 21 डेज का क्लियर नोटिस देते हैं, तो उसके साथ साथ हम लोग ये भी दे देते हैं, मतलब जनरल मीटिंग की नोटिस के साथ ही हम लोग ये भी दे देते हैं, ठीक है। और अगर सर लेस देन 21 डेज का नोटिस दे सकते हैं, मतलब शॉर्टर नोटिस है, 95% वाला अप्रूवल पढ़े थे ना हम लोग वहाँ, चैप्टर 7 में जाके लेक्चर देखना, तुमको समझ में आ जाएगा। और सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्कुलेट करेंगे कहाँ, तो क्या सर्कुलेशन, लिस्टेड कंपनी और ऐसी पब्लिक कंपनीज का नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा और टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो वो किस फॉर्म में सर्कुलेट करेगी, इलेक्ट्रॉनिक मोड में। मतलब इन कंपनीज को मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक मोड में सर्कुलेट करना, कौन, लिस्टेड कंपनी या ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा है और टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो उनको इलेक्ट्रॉनिक मोड में करना है। और फिजिकल कॉपी तो बेसिकली जो डिस्पैच करते हैं उस सेंस में ही, आजकल सब ऑनलाइन होता है, मतलब ईमेल में आ जाता है, आप लोग वहीं से सब हो जाता है, ठीक है। मुझे तो डेली, मतलब जब भी अब जैसे टाइम आ रहा है तो दे सेंड अस। फिर कैसे सर्कुलेशन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, ये हमारे लिए इतना काम करनी है। ओके ओके ओके।
क्या लिखा है सर, जो कॉपीज होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, अदर डॉक्यूमेंट की, जो अवेलेबल है इंस्पेक्शन के रजिस्टर ऑफिस में, कितने दिन पहले सर? 21 दिन पहले आपको अवेलेबल करना है, मतलब वो 21 दिन से, जब से आप नोटिस दे रहे हो तो 21 दिन के लिए ओपन रखना, कोई आगे उसको चेक करना है तो चेक कर सकता है। इसके अलावा AOC 3 करके एक फॉर्म होता है, जिसमें क्या आएगा, सेलियंट फीचर्स, जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ठीक है वो। और नो 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 नो, ये तो ऐसी पॉइंट्स है, सब्सिडी कंपनी, फॉरेन सब्सिडी, ठीक है, इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, एक बार इसको रीड मार लो, बस रीड मार लो। समझो, अगर फॉरेन कंपनी को भी क्या देना है, स्टेशनरी, उसको रिक्वायर्ड है कि उसको CFS बनाना है तो बनाएगी और सबमिट करेगी, ठीक है। अगर फॉरेन कंपनी को नहीं बनाना है, समझ में आ रहा है, तो उसकी जो लिखा है ना, द होल्डिंग इंडियन लिस्टेड कंपनी, वो फिर क्या करेगी, अनऑडिटेड ही सामने डालेगी अपनी वेबसाइट में। और अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं तो इंग्लिश में होगा। ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं सर? हम लोग वो वाले चैप्टर में पढ़ते हैं ना, 11th वाले चैप्टर में, CIOI, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, उसके लिए सर। लेकिन निजी कंपनी के लिए क्या है, एग्जामेशन है, ये बोल रहा है, अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ये बोल रहा है, इन केस ऑफ मेंबर्स हु डू नॉट, ये क्या बोलना चाह रहे हैं सर? ये बोलना चाह रहे हैं हु डू नॉट इंडिविजुअली और जॉइंटली होल्ड शेयर्स ऑफ मोर देन 1000, मतलब अगर कोई निधि कंपनी में 1000 से कम की फेस वैल्यू का शेयर रखता है, या 1% उसकी होल्डिंग, शेयर होल्डिंग के कम का शेयर रखता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इट शैल बी सफिशिएंट, अगर आप उनको केवल इंटीमेशन किसके दे रहे हो, मतलब एक एक के घर जाके एक एक को पर्सनली इनवाइट, मतलब वो नहीं बोलोगे तो चलेगा, इन्फॉर्म नहीं करोगे तो भी चलेगा, केवल क्या दे देना, न्यूज़पेपर में सर्कुलेट करा देना, कहाँ पे, जहाँ आपकी रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है, क्या क्या देना, डे डेट टाइम वेन्यू ऑफ द AGM, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बता देना कि वहाँ पे। इसके अलावा सर, आपका जो नोटिस बोर्ड होगा ना, वहाँ पे भी आप एफिक्स कर देना, चिपका देना, ये पॉइंट हम लोग पहले भी पढ़ रखी है सर। 137, अच्छा 136 की ये थोड़ी सी पेनल्टी देख लो। 137 के बारे में बताओ ना, 137 के ROC को हम लोग फाइल कर दे क्या सर, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल विद दी ROC, ये क्या बोलते हैं, AGM होगी, अगर हुई या नहीं हुई, पहले हुई तो जहाँ से AGM होती है ना, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, CFS या अदर डॉक्यूमेंट जो भी आपको बताया गया है, वो पहले तो या तो अडॉप्ट हुए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी, AGM भी हुई और वहाँ AGM में अडॉप्ट हुए, तो आपको 30 दिन के अंदर AGM जहां से खत्म हुई उसके 30 दिन के अंदर फाइल कर देना। कौन से फॉर्म में सर? AOC 4 का नाम सुने हो क्या उसमें? लेकिन सर अगर मेरी AGM हुई लेकिन उसमें अडॉप्ट नहीं कर पाए, कियोस हो गया था, कोई तो भी दिक्कत हुई, कुछ तो भी हुआ, तो हम लोग अडॉप्ट नहीं कर पाए, ना AGM में ना एडजॉन AGM में, तो लेकिन आपको इसको 30 दिन के अंदर जहां से AGM हुई वहां से फाइल कर देना, लेकिन प्रोविजनली बेसिस में ROC उसको रख गया सर। प्रोविजनल बेसिस में मतलब समझो अभी टेम्पररी बेसिस में, अभी आपको फाइनल नहीं फाइल किया ना आपने, क्योंकि अडॉप्ट नहीं किया है, मेंबर्स के द्वारा उसको अडॉप्ट करा के, मेंबर्स उसको इंडिविजुअली इज्जत से अडॉप्ट करेंगे। सर समझो मेरी एक एडजॉन AGM हुई, वहां पे अडॉप्ट हो गया, तो जहां अडॉप्ट हुआ उसके 30 दिन के अंदर आपको फाइल करना है, मतलब 2 बार फाइल करना है। हाँ, एक तो क्या होगा प्रोविजनली और एक होगा फाइनल। क्या होता है पता है क्या? बच्चे ये तो लिख देते, ये भूल जाते, ये लिखना है, ये इसके ऊपर एक केस लॉ दिखेगा तुमको, समझ में आ रहा है? जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना तब क्वेश्चंस में देखना। इसके बाद सर अगर मेरी AGM ही नहीं हुई, जिस दिन ड्यू डेट थी उस दिन नहीं हुई, तो आप फैक्टर रीजन के साथ फाइल कर देना, मतलब आपको फाइल तो करना है, जिस दिन ड्यू डेट थी ना वहां से कर देना। सर अगर ड्यू डेट या उसके पहले हो गई तो वहां से कर देंगे, और हुई नहीं तो भी फाइल करना। क्या बोलते हैं, आरोग्य के साथ फाइल तो करना कितने दिन, 30 डेज के अंदर, जहां से आपकी AGM हो जानी चाहिए थी, ठीक है। और साथ साथ क्या देना, रीजन देना भाई आपने क्यों AGM नहीं करी, वो सब कुछ। नेक्स्ट है सर पेनल्टी क्या है 137 में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। 10,000 रुपए तक की कंपनी के ऊपर, और 100 रुपए प्रतिदिन, जो 2 लाख रुपए तक जाएगा। और ऑफिसर, MD CO CFO जो लोग भी रिस्पॉन्सिबल है, 10,000 से लेके 100 रुपए प्रतिदिन, जो 50,000 तक जाएगा। आया क्या? वेरी गुड। आखिरी सेक्शन में सर हम लोग सेक्शन 138 ऑफ द कंपनी से, मेरा बहुत प्यारा है, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या होता है? तो इंटरनल ऑडिट भाई, जब कंपनी इंटरनली अपना ऑडिट कराती है, अपनी चीज़ों को वेरीफाई कराती है, कौन कर सकते हैं सर? एक चार्टेड अकाउंटेंट, एक कॉस्ट अकाउंटेंट, या कोई और प्रोफेशनल। इसके अलावा जो मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय, मतलब लिखा है ये लोग, या कोई और बंदा जो भले एम्प्लॉय ना हो, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बना, याद रखना। मतलब कि जनरली जो स्टेट ऑडिट होता है उसमें तो एम्प्लॉय कहीं से भी स्टेचुटरी ऑडिटर नहीं बन सकता, केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, तो लेकिन यहाँ पे क्या बोले, इंटरनल ऑडिट में CA CMA या कोई और प्रोफेशनल, जो भले एम्प्लॉय हो या ना हो कंपनी का, जो कि, ठीक है, ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अलावा, ठीक है, जो उनको क्या देगा, गिव कंसल्टेशन टू ऑडिट कमिटी एंड बोर्ड टू फॉर्मुलेट स्कोप एंड फंक्शन। इन दोनों मिलके, तीनों सब मिलके क्या डिसाइड करते हैं, या तो बोर्ड या ऑडिट कमिटी मिलके क्या डिसाइड करते हैं कि हम लोग कैसे इंटरनल ऑडिट करेंगे और चीज़ें कैसे चलेगी, तो वो सब डिसाइड करने वाले कौन होते हैं, यही लोग होते हैं सर। इसके अलावा सर एक चीज़ बताओ ना, किसको मैंडेटरी है, ये इंपॉर्टेंट है, याद है, इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन बना है। व्हाट दे आर सेइंग कि भाई अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो आपको तो पहले आप मर जाते हो, आपको मैंडेटरी क्या करना है, इंटरनल ऑडिट कराना है। लेकिन अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो
और अगर आपका पेड अप कैपिटल 50 सी आर या उससे ज़्यादा है, टर्न ओवर 200 सी आर या उससे ज़्यादा है, आपके आउटस्टैंडिंग लोन्स बोरोइंग्स बैंक या पीएफआई से मिला के कितना हो रहा है, पीएफआई मतलब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, या आपके आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 सी आर या उससे ज़्यादा है, तो इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करी तो अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी तो आपको मैंडेटरी क्या लग जाएगा, इंटरनल ऑडिट। किससे कराना है, इन लोगों से जो अभी यहाँ पे अपन देखिए, इन लोगों से आपको इंटरनल ऑडिट कराना है। समझ में आ रहा है, अगर ये कंडीशन। लेकिन सर अगर मैं प्राइवेट कंपनी हूं तो दो ही कंडीशन ऊपर वाली, एक तो या तो टर्नओवर 200 करोड़ या बोरिंग 100 करोड़, 100 200, इन दोनों में से किसी एक में भी गया तो आप फंस जाते हो, आपके ऊपर इंटरनल ऑडिट लगता है प्राइवेट कंपनी के ऊपर भी। सर एक बार फिर से बताओ ना, देखो आंख बंद करो, ऐसे याद करो, मैं कैसे याद किया हूँ, 25 50 100 200, 25 डिपॉजिट, समझ में आ रहा है, 50 कैपिटल, 100 बोरिंग्स, और टर्नओवर हमेशा सबसे ज्यादा होता है तो 200। तो ये पब्लिक कंपनी के लिए। लेकिन सर प्राइवेट, प्राइवेट में दो ही लगता है, टर्नओवर और कैपिटल ए, टर्नओवर और लोन। तो टर्नओवर कितना था 200 और लोन कितना था 100, तो दोनों में से कोई भी एक चीज छू लिया तो आप मर गए, मतलब आपको क्या कराना है, सी ये इंटरनल ऑडिट। ठीक है, और ये तो उस टाइम ट्रांजिशन पीरियड था, अभी हमारे काम करनी। ट्रांजिशन क्या होता है, एक एक्ट से दूसरे एक्ट में जब हम लोग ट्रांजिट करते हैं तो हर बार आपको या कोई एक प्रोविजन से दूसरे प्रोविजन में ट्रांजिट करते हैं, तो उसके लिए होता है। होप सो पूरा समझ में आ गया, हम लोगों ने पूरा चैप्टर कवर कर लिया 2 पार्ट में, एंड आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड दिस पर्टिकुलर लेक्चर। इफ इन केस यू गाइज नीड दिस पर्टिकुलर पीडीएफ, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस, आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर दिस। ठीक है, यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, जहाँ कंपेरेटिवली मैं एक्सक्लूसिव नोट शेयर करते रहता हूँ, इसके अलावा कुछ मोटिवेशनल कोट्स शेयर करते रहता हूँ, इसके अलावा और भी सारी डिटेल्स आपको वहाँ से मिलेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, होप यू गाइज एंजॉय दिस।